Assalamu alaikum class. Today our topic is the damped oscillations. The word damped means fades away with time. So such kind of oscillations which fade away with time are called damped oscillations. How we can define these type of oscillations? The oscillations of a system in the presence of some resistive force are damped oscillations. Where the word resistive comes from the word resistance which means रुकावट. सो हम कह सकते हैं कि किसी भी सिस्टम की ऐसी ऑसिलेशंस जो किसी रुकावट की वजह से डैम्प हो जाएं, फेड अवे हो जाएं विद टाइम, तो ऐसी ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहेंगे. हमने 3 तरह के ऑसिलेटर्स पढ़े अभी. सिंपल हार्मोनिक मोशन की 3 टाइप्स पढ़ी. मैस स्प्रिंग सिस्टम execute simple harmonic motion, it shows oscillations. Ball and bowl system execute simple harmonic motion, and the simple pendulum also execute simple harmonic motion. These are 3 types of mechanical oscillators. ये तीनों सिस्टम जो हैं वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट जो था मैस स्प्रिंग सिस्टम, उसमें आपने देखा कि इसकी जो मोशन थी वो इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं थी. एक दफ़ा जब हमने इसको एक एक्सट्रीम पे ले जाकर छोड़ा मैस को, तो वो स्प्रिंग की वजह से, उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से टू एंड फ्रो मोशन उसने स्टार्ट कर दी. उसमें ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हुई जो कि कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद स्टॉप हो गई. किस वजह से? क्योंकि दैट सिस्टम वाज एक्टिंग under the action of resistive force, that was friction. The friction was between the mass and the horizontal surface on which the mass was placed. So उस फ्रिक्शन की वजह से मैस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऑसिलेशन उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई. जब फर्स्ट एक्सट्रीम पे हम लेके गए तो उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ़्ट एक जितना था. कुछ देर के बाद वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओरिजिनल से कम हो गया. कुछ और टाइम गुजरने के बाद वो मज़ीद कम हो गया. इट मीन्स कि आहिस्ता आहिस्ता दोबारा जो मैस है वो अपनी मीन पोजीशन पे आके स्टॉप हो गया. इसी तरह बॉल एंड बाउल सिस्टम में हमने देखा कि बॉल एंड बाउल सिस्टम में भी फ्रिक्शन एक्ट कर रही थी. द फ्रिक्शन वाज प्रेजेंट बिटवीन द बॉल विच वाज ऑसिलेटिंग इन द बाउल अबाउट इट्स मीन पोजीशन. उस फ्रिक्शन की वजह से बॉल दोबारा कुछ टाइम के बाद अपनी मीन पोजीशन पे आकर स्टॉप हो गई. उसकी ऑसिलेशंस फेड अवे टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई. सिंपल पेंडुलम भी एयर में फ्रीली मूव कर सकता है, ऑसिलेट कर सकता है और इट्स मीन पोजीशन. So air resistance was the resistive force acting on simple pendulum, due to which it comes to its mean position after some time. Air resistance ने सिंपल पेंडुलम की बॉल को मूवमेंट से आहिस्ता, उसकी मूवमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी. वो फ्रीली जब मूव कर रहा था, फर्स्ट टाइम उसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक, मीन से एक्सट्रीम तक का एम्पलीट्यूड जो था वो मैक्सिमम था. फिर नेक्स्ट कुछ ऑसिलेशंस गुजरने के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद वो थोड़ा रिड्यूस हुआ और आहिस्ता आहिस्ता होते होते वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया. सो ऑल दीज ऑसिलेटर्स आर एक्टिंग अंडर द एक्शन ऑफ resistive force. So we can say that there is no ideal system present, कि ideal system कोई भी प्रेजेंट नहीं है जिसमें कोई रेजिस्टिव फोर्स एक्ट ना कर रही हो और वो इंडेफिनेट टाइम के लिए मूव करता रहे. सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ideal system because friction is always there which will damp the oscillations or which will fade the oscillations with time. How we can draw a graph between time and displacement for the damped oscillations? Here we are taking time on x-axis and displacement on y-axis. Amplitude decreasing. This graph shows the decreasing amplitude with time. First of all, the amplitude was maximum. Here you can see that towards right or towards left. If we take the example of mass spring system, either on the right side or left side, which we are taking on positive and negative y-axis, the amplitude was maximum. After some time, after the next oscillation, its amplitude decreases to some extent, and with the passage of time it continues decreasing, and after some time it will be finished, it will be ceased, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. एम्पलीट्यूड विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है. किसकी वजह से? रेजिस्टिव फोर्स की वजह से. तीनों सिस्टम में कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता होते होते ये ख़त्म हो जाएगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द डैम्प्ड ऑसिलेशंस, जिसमें हमें पता चला कि डैम्पिंग रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशंस. एम्पलीट्यूड हर एक ऑसिलेशन की पिछली ऑसिलेशन से कम होती जाएगी
और इस सिस्टम की हर एक सिस्टम की एनर्जी सारी यूज़अप हो जाएगी फ्रिक्शन की वजह से, और वो इवेंचुअली एंड पे आके स्टॉप हो जाएगा। दैट वॉज द डैम्प्ड ऑसिलेशंस। प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारी डेली लाइफ में एक शॉक एब्जॉर्बर होती है, जो कि एक बहुत यूज़फुल सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी कार्स में यूज़ होता है। कार की वाइब्रेशंस को, जो जब कार किसी बम्पी रोड पे मूव करती है और उसमें शेकिंग प्रोड्यूस होती है, तो उसको स्टॉप करने के लिए शॉक एब्जॉर्बर्स यूज़ होते हैं। दिस इज़ अ पिक्चर फॉर शॉक एब्जॉर्बर। इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट इसके पार्ट्स। जो अपर माउंट है इसका, इट इज़ अटैच टू द कार फ्रेम। लोअर एंड जो है, इट इज़ अटैच टू द कार एक्सिल। जहाँ कार के एक्सिल के साथ कार का टायर अटैच है, वहीं ये भी अटैच्ड होता है। अब इट हैज़ अ पिस्टन एंड अ लिक्विड इज़ फिल्ड इन इट। अब होता क्या है कि चूँकि लोअर एंड जो है वो कार के टायर के साथ अटैच्ड है, तो कार का टायर जब किसी जंप पे से गुजरेगा तो अप एंड डाउन मोशन उसमें आएगी, वाइब्रेशन होगी, जिसकी वजह से ये पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करेगा और ऑयल को कंप्रेस कर देगा। और मीन्स के वाइब्रेशन है, अप एंड डाउन मूवमेंट है, इट मीन्स के उसी के अगेंस्ट ऑयल जो है वो भी अप एंड डाउन मूव करेगा। तो उस वाइब्रेशन के अगेंस्ट जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुई ऑयल में, इट मीन्स कि उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई ड्यू टू कंप्रेशन एंड रिलैक्सेशन। जब वो उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, इट मीन्स कि उसके ऑयल के मॉलिक्यूल्स जो हैं उसकी हीट एनर्जी इंक्रीज़ हुई है। और हीट एनर्जी जो है वो कहीं यूज़ नहीं हो रही इस केस में, और ज़्यादातर हीट एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है। इट मीन्स कि heat energy is lost here. So we can say that जो शॉक टायर की वजह से, टायर की वाइब्रेशन की वजह से कार के ऊपर आ सकता था, वो असल में कहाँ चला गया, ऑयल में चला। ऑयल की कंप्रेशन और रिलैक्सेशन की वजह से इन द फॉर्म ऑफ हीट दैट इज़ डिसिपेटेड। इट मीन्स शॉक एब्जॉर्बर का जो नाम है वो ये शो कर रहा है कि ये इस असल में शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो शॉक जो बॉडी, कार की बॉडी को लगने वाला था, इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द शॉक एब्जॉर्बर। उसने क्या किया कि जो वाइब्रेशन थी कार के टायर में प्रोड्यूस हुई थी, वो ड्यू टू द कंप्रेशन, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ पिस्टन, उसमें जो ऑयल फील्ड है उसकी कंप्रेशन और रिलैक्सेशन की वजह से उसकी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी में चेंज हो गया। जो बाहर से उसको मैकेनिकल एनर्जी मिली थी वाइब्रेशन की वजह से, वो ऑयल की हीट एनर्जी में चेंज हो गया और ख़त्म हो गया, वहाँ पे डिसिपेट हो गया। जो असल में रियल लाइफ में यूज़ होते हैं शॉक एब्जॉर्बर्स, वो इस तरह के होते हैं। इसमें दिखाया गया है इसके डिफरेंट पार्ट्स को। अपर माउंट है, लोअर माउंट है, इसमें ऑयल फील्ड है, ये इसका कंप्रेशन और रिलैक्सेशन साइकिल भी दिखाया गया है। दिस इज़ एक्सटेंशन साइकिल जब ये अपवर्ड मूव होगा, और कंप्रेशन साइकिल जब ये डाउनवर्ड मूव होगा। ये एरोज़ के साथ दिखाया गया है कि कैसे इसकी अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, वाइब्रेशन के अगेंस्ट कैसे ये ऑयल को कंप्रेस और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से उसकी मूवमेंट की वजह से ऑयल के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, उसकी हीट एनर्जी इंक्रीज़ होती है और डिसिपेट हो जाती है। सो जो एक्सटर्नल शॉक था वो ऑयल की हीट एनर्जी के तौर पर ख़त्म हो गया, डिसिपेट हो गया। हैंस शॉक एब्जॉर्बर इज़ अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशंस, क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशंस थी, एक्सटर्नल वाइब्रेशंस, वो डैम्प हो गई ऑयल के मॉलिक्यूल्स की वजह से।